नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ पीतमपुरा के राजस्थली अपार्टमेंट में और संजय बगरिया साहब जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एकदम राजनीतिक गर्माहट तेज हुई है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा किया है कि हर महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे। पहले तो 1000 रुपये, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद 2100 रुपये। बगरिया साहब नमस्कार जायसवाल जी, आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। और जहां तक घोषणाओं की बात है तो घोषणाएं ही करते हैं, ये घोषणाएं ही करते आए हैं। यमुना भी साफ़ हो रही थी, मुझे तो समझ में नहीं आया, प्रदूषण भी ख़त्म हो रहा था। तो घोषणा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी घोषणा के बाद रजिस्ट्रेशन है, फिर राज्यपाल साहब से फिर करेंगे क्या, ये राज्यपाल साहब पे डाल देंगे। देखो साहब हमने तो कर दिया, अब राज्यपाल साहब नहीं करते। अरे भाई, राज्यपाल साहब का भी कोई तरीका होगा, कोई बात होगी तो पहले राज्यपाल साहब से जब पास हो जाए उसके बाद घोषणा करें। और मुझे पता है ये होने वाला है, आप देख लेना थोड़े दिनों बाद ये आएगा जी हमने तो भेज दिया, लेकिन राज्यपाल जी ने, उपराज्यपाल जी ने जो अड़ंगा अटका दिया। तो इन घोषणाओं के बारे में केजरीवाल जी पे विश्वास करना मेरे ख्याल से तो अब, और आप लोगों को भी ये प्रश्न पूछने नहीं चाहिए। केजरीवाल जी की विश्वसनीयता तो अब पहले वाली तो है ही नहीं, और अब लोगों के सामने आ गई है कि वो क्या है। नेताजी, कल तक तो लोकसभा चुनाव में आप लोग इलू इलू कर रहे थे, बहुत बढ़िया थे केजरीवाल जी, फिर गठबंधन की चर्चा हो रही है। देखिए, बिल्कुल आपका प्रश्न एकदम ठीक है कि लोकसभा में हम लोग साथ थे, लेकिन लोकसभा में मैंने बार बार कहा है, पहले भी शायद आपके इसमें साक्षात्कार में भी कहा कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो गया था। जब एक हमें बड़ी लड़ाई लड़नी तो कई दफ़ा छोटी लड़ी, लेकिन हमने कभी भी आप देखिए, मैं नहीं समझता कि केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी कभी एक मंच पे तो मेरे ख्याल से इकट्ठे आपने नहीं देखे होंगे। वो ठीक है, इंडिया गठबंधन का वो भी एक हिस्सा थे, हम भी एक हिस्सा थे, और गठबंधन ने एक फैसला लिया और देश हित में एक फैसला लिया। कांग्रेस ने न्याय चौपाल कार्यक्रम रद्द कर दिया और आज अरविंद केजरीवाल जी की भी एक रोड शो था, वहाँ पे उन्होंने कैंसिल कर दिया। हम पत्रकारों को तो लग रहा है कि खिचड़ी कुछ पक रही है। देखिए केजरीवाल जी, राजनीति में संभावनाएं और परिस्थितियां किस वक्त क्या बदल जाएं उस विषय में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आप देखें, जैसे कि आप कह रहे हैं, अभी में केजरीवाल साहब का भी एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई गठबंधन नहीं होगा। हमारे जो नेतृत्व है दिल्ली का, वो भी ये कह रहे हैं कि हम अपने दम पे लड़ेंगे और न्याय यात्रा हमने निकाली, हम अपने दम पे लड़ेंगे। कैसा रहा ये न्याय यात्रा आप लोगों को? तो आप ज़्यादा बताएंगे, हम तो कांग्रेस के हिसाब से मैं कहता हूं कि पूरे 70 विधानसभा में घूमना एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते, और वो जो जन समर्थन मिला, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि यहाँ पर हमने कोई अपनी बात नहीं रखी, लोगों की बात सुनी। हमने लोगों को सुना कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या तकलीफ है। पिछले 11 साल में जो केजरीवाल जी का राज रहा उसमें लोगों की क्या तकलीफ रही उसके बारे में पूछा गया। और 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार और 11 साल केजरीवाल जी की सरकार के बारे में जो डिफरेंस था वो सामने आया। अब उसी के अनुसार हम आगे की जो हमारी रणनीति है, हम उसको कोशिश करेंगे कि जो लोगों की आकांक्षाएं हैं उसमें हम पूरा उतरने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें आज से 10-12 साल पहले की, तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज, शीला दीक्षित को घोटालेबाज बता रहे थे और झोला लेकर चलते थे। तो वास्तव में आप लोग भ्रष्ट हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न तो मैं आपसे पूछने वाला था, और मैंने बार बार कहा, आप मुझे पुराने साक्षात्कार निकाल के देखिए, अपने वजन से ज़्यादा की फाइलें लेके घूमते थे वो, कि जैसे ही मेरी सरकार आएगी शीला जी को मैं जेल में भेज दूंगा। आज 11 साल हो गए, भाजपा की केंद्र में सरकार है, वो भी हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगाती रही है, और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, और बार बार वही इंडिया गठबंधन में हमारे साथ आए, और बार बार उन्होंने प्रयास किया। जिन जिन को उन्होंने भ्रष्टाचारी कहा, आरोप लगाया, झूठे आरोप लगाए, लोगों को भ्रमित किया, उनके साथ जाके बैठने को तैयार है। चाहे वो लालू प्रसाद जी हों, चाहे वो शीला दीक्षित जी हों, चाहे वो शरद पवार जी हों। एनसीपी को तो नेचुरल करप्ट पार्टी के नाम से पुकारते थे, और संजय सिंह जी तो परिवारवाद की बात करते थे। जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक गिना देते थे कि परिवारवाद है, और अब वो सुनीता जी को लिए लिए क्यों घूम रहे हैं सब जगह। और मैं तो सुना है सुनीता जी भी चुनाव लड़ेंगी, हम उसके खिलाफ नहीं। वाले के घर खाना खाने गए थे चुनाव, तो सुनीता जी भी तो थी वहाँ, और उससे पहले भी देखा था आपने एक फोटो जिसमें ऑटो वाले को क्या क्या योजनाएं का लाभ समझा रहे कि ये योजनाएं मिलेंगी इनको। तो ये 11 साल में इन योजनाओं के बारे में क्यों नहीं क्रियान्वयन किया, अब क्यों याद आ रही है उनको? 11 साल से उनके पास सरकार थी, उनके पास बजट था, और 33 साल में पहली दफ़ा ऐसा होगा कि शायद दिल्ली की सरकार जो है घाटे में जाएगी।
हैं। और मुझे आप बताएं कि 11 साल तक ये क्यों नहीं याद आता, चुनाव के वक्त ही क्यों सब चीज़ें याद आती हैं। तो ये सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है, वो केजरीवाल जी इसमें माहिर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर 100 में से 100 नंबर दिए जाएं तो झूठ बोलने में, पलटने में, गिरगिट की तरह रंग बदलने में केजरीवाल जी का कोई सानी नहीं है। 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, ऐसा कोई राजनेता नहीं आया कि 1 मिनट में पलट जाए अपनी बात से। चाहे वो शराब नीति देख लो, चाहे वो गंगा का, जमुना जी का प्रदूषण देख लो, चाहे दिल्ली का प्रदूषण देख लो, चाहे भ्रष्टाचार देख लो। भ्रष्टाचार के मामले में तो इनके तमाम मंत्री किसी न किसी आरोप में घिरे हुए हैं। ठीक है, साबित नहीं हुए, लेकिन इन्होंने तो हम पे आरोप जो लगाए थे वो साबित करना दूर, इन्होंने तो फाइल तक नहीं किया, FIR तक फाइल नहीं की। हमारा एक भी कट्टर ईमानदार है अरविंद केजरीवाल, बोलते हैं सत्यमेव जयते। जैन साहब आए बाहर तो सत्यमेव जयते, कट्टर ईमानदार। इसमें क्या शक है? ईमानदारी की अगर आप परिभाषा बदल दोगे तो कट्टर ईमानदार हो ही जाएंगे। आपसे ही मैं प्रश्न पूछता हूं कि क्या कट्टर ईमानदार वाली कोई बात की उन्होंने? मुझे बता दीजिए। आप आरोप लगे हुए हैं ना, आरोप लगे हुए हैं, ये खुद ही कहते थे आरोप लगे तो पहले इस्तीफा दो, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। अब कहते हैं कि लोकसभा में इन्होंने क्या कहा, अगर आप मुझे जेल नहीं भेजना चाहते तो मुझे वोट दीजिए, पर लोगों ने नहीं माना वो तो जेल भेज दिया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपकी वाली बात कह रहा हूँ। तो ये एक राजनीति का उनका एक तरीका है। अच्छा मगरिया साहब, अगर हम त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो तोमर साहब से हमारी जब बातचीत होती है तो कहते हैं 1100 काम कराए हमने, एक किताब छप रही है, लिस्ट लेकर जाएंगे लोगों के बीच में। देखिए जायसवाल जी, इसमें मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे। पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्या तोमर जी चुनाव लड़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि 2020 में जो कारण की वजह से वो चुनाव नहीं लड़े थे, मुझे नहीं पता वो क्या कारण था। आप चुनाव कार्यालय संभाल लेते हैं, हमने कहते आपको मालूम होगा नेताजी। नहीं, अगर मालूम भी है तो राजनीति के हिसाब से या एक दोस्ताने के हिसाब से मैं उस विषय में बात नहीं करना चाहता। लेकिन जिस भी कारण से वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे या नहीं लड़े थे, क्या वो कारण खत्म हट गया? तो जब वो कारण 2020 में भी लागू था, वो चुनाव नहीं लड़े, तो वो 2025 में चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? मुझे तो यही आश्चर्य होता है। आप सब कहते हो तोमर जी चुनाव लड़ रहे हैं, तोमर जी तो चुनाव, अभी भी तोमर जी विधायक नहीं है ना, वो पूर्व विधायक लिखते अपने आप को। देखिए, बात समझने का प्रयास कीजिए। तोमर जी में एक अद्भुत क्षमता है, मानते हैं ना? हाँ, अद्भुत क्षमता है। क्या है अद्भुत क्षमता? एक आदमी में आत्मविश्वास हो, बड़ी अच्छी बात है। उसमें तो अति आत्मविश्वास है, वो दूसरे को तो कुछ समझते ही नहीं है। आप मुझे बताइए, ना वो विधायक हैं, ना वो पूर्व विधायक हैं, ना वो कुछ हैं, सब जगह जाके वो उद्घाटन करते हैं। और इनकी पार्टी भी ऐसी है। मुझे तो बताइए, पूर्व मंत्री वो लिखते हैं, कितने पूर्व मंत्री हैं? मैंने तो सत्येंद्र जैन जी भी पूर्व मंत्री हैं, वो तो कहीं नहीं जाते। मनीष सिसोदिया जी पूर्व उप मंत्री हैं, मैंने तो कहीं नहीं देखा उनको उद्घाटन करते हुए। तो इनमें एक अद्भुत क्षमता है, ये मैं मानता हूं कि इनमें अद्भुत क्षमता है। लेकिन आपने तो समझाया था चुनाव के समय में कि विधायक जी विधानसभा संभालेंगी और ये आप लोगों के बीच में रहेंगे, आपका ही भाषण तो था वहाँ पर। बिल्कुल, मैंने यही कहा था। मैं इस बात से मना नहीं कर रहा। मेरा प्रश्न दूसरा है। मेरा प्रश्न ये, क्या तोमर जी चुनाव लड़ रहे हैं? तो शायद उत्तर है कि तोमर जी चुनाव नहीं लड़ रहे। हो सकता है प्रीति चितेंद्र जी तो चुनाव लड़े, हो सकता है उनके बेटे चुनाव लड़े, हो सकता है उनकी बेटी चुनाव लड़े, हो सकता है उनकी कोई और रिश्तेदार चुनाव लड़े। पर अगर तोमर जी चुनाव लड़ सकते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। अगर उनके ऊपर जो भी वो समस्या थी, अगर उससे वो बरी हो गए हैं तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, अति आत्मविश्वास में ना आदमी आत्ममुग्ध हो जाता है, वो कुछ नहीं देखता और अंत में क्या होता है, वो अकेला रह जाता है, कोई नहीं होता उसके आसपास। वो एकला चलो वाली नीति पे चलता है। वो ठीक है, हर एक का अपना अपना तरीका है, लेकिन अति आत्मविश्वास में और सामने वाले को। जन संवाद में तो ठीक ठाक भीड़ लग रही है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ लोगों से बातचीत करने जाते हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ लग रही है। नहीं, मैं तो कहा उनमें अद्भुत क्षमता है। आप देखिए जन संवाद क्या है, पीछे होर्डिंग बैनर क्या लगता है, आपका विधायक आपके द्वार। वहाँ विधायक तो होता ही नहीं, मैंने तो नहीं देखा वहाँ विधायक। शुरू की एक आध मीटिंग में शुक्रपुर में प्रीति जितेंद्र तोमर जी को मैंने देखा। आपका विधायक आपके द्वार का बोर्ड लगता है और आपका विधायक नहीं होता वहाँ। अब वो कैसे भीड़ लगती है, क्या होता है? अब वो क्या आप कह रहे हो 1100 काम करवा दिए, अब वो काम कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे, कौन से काम हैं वो? और अगर सड़कें बननी हैं तो वो तो 5 साल में वैसे ही बनती हैं। अब मुझे नहीं पता कोई इन्होंने कोई स्कूल नया बनाया है, कोई विश्वविद्यालय बनाया है, कोई जो पहले कांग्रेस ने काम तोमर किया साहब है। से बातचीत होती, कहते हैं कि ये कोहाट में बहुत बड़ा 2 स्कूल बने, जो कोहाट में जो कौन सा जगह है वहाँ पता नहीं स्कूल बने, उनके इलाके में कई स्कूल बने,
9 मोहल्ला क्लिनिक चलते हैं जिसमें 1500 लोग डेली इलाज कराने आते हैं। आपको तो मालूम होगा नेताजी। मुझे बिल्कुल मालूम है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में आप भी जाते हो, हालात क्या होते हैं वहाँ पे, आवारा पशुओं का क्या हाल होता है, वहाँ पर कौन सी दवाई मिलती हैं। जहाँ तक स्कूलों की बात है, स्कूलों का रेनोवेशन जरूर हुआ होगा, नया स्कूल नहीं बना कोई भी, मेरी जानकारी में नहीं है। आपको जानकारी हो, आप तो पत्रकार हैं, आप तो जगह जगह जाते हैं, आप तो हर एक को कवर करते हैं, आजकल तो आप नेशनल लेवल पे भी कवर करने लग गए हैं। अच्छा नेताजी, कांग्रेस का क्या रहेगा ये दिल्ली और श्रीनगर में? अगर देखा जाए तो कांग्रेस कितना उठ रही है ऊपर में, और दिल्ली में आपकी एक भी 0 सीट है अभी, तो कैसे 0 से सरकार बनाने तक पहुँच रहे हैं आप लोग? देखिए, ये एक बड़ा भविष्य का प्रश्न है। हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे जो दिल्ली प्रदेश के माननीय जो हमारे अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी ने पूरे 70 विधानसभाओं में लोगों के साथ संपर्क प्रयास किया। निश्चित रूप से हम 15 साल तक जो सत्ता में थे तो लोगों से शायद हमारा संपर्क टूट गया था, और उस वजह से कहीं ना कहीं हमें भी कुछ कमियां रही होंगी, और कुछ ये जो केजरीवाल जी मास्टर हैं और उन्होंने झूठे आरोप लगा के लोगों को लगा कि शायद कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, पर अब लोग समझते हैं कि ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ, और वो कांग्रेस के काम से समझते तो हैं। अब लोगों को ही फैसला करना है कि शीला जी का कार्यकाल और इनके कार्यकाल में क्या फ़र्क है, क्या नहीं है फ़र्क, लोग देखेंगे। सांसद परवीन खंडेलवाल ने तो दावा किया है, मैं इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने दावा किया कि 10 हमारे लोकसभा में 10 में 10 जीत रहे हैं, भाजपा की जीत रही है। 10 लोकसभा, इस लोकसभा में 10 सीट जीत रहे हैं। देखिए मैंने वही कहा ना, दावा सब कर सकते हैं, हम दावा नहीं करते। कारण यह है कि वो हमारे हाथ में नहीं है, हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हमने जो हमारे काम किए हुए हैं वो बता सकते हैं, जो हमारा आगे का दृष्टिकोण है, जो हमारा विज़न है लोगों के लिए, हम वो बता सकते हैं। निर्णय लोगों के हाथ में है। हो सकता है खंडेलवाल जी के पास ईवीएम वाली कोई शक्ति हो या कोई दिव्य शक्ति हो, मुझे नहीं मालूम। आप लोग ईवीएम पे ही आ जाते हैं नेताजी। नहीं, ईवीएम तो मैं तो ईवीएम को एवरी वोट फॉर मोदी बोलता हूँ, तो इसलिए, और वो लोग संदेह के दायरे में तो है ही, संदेह के दायरे में है, ठीक है, माननीय कांग्रेस ही लाई थी ईवीएम को, जहाँ तक हमें याद है कांग्रेस पार्टी ही लाई थी ईवीएम का, वही समर्थन किया था। पहले तो बैलेट पेपर से होता था, फिर आप लोग ईवीएम करते रहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ईवीएम लाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी कितने विश्वविद्यालय लाई, कांग्रेस पार्टी कितने अस्पताल लेके आई, कांग्रेस पार्टियों ने कितनी रीसेटलमेंट कॉलोनियाँ बसाई, कांग्रेस पार्टी ने कितने हॉस्पिटल बनाए, कांग्रेस पार्टी ने कितने फ्लाईओवर बनाए, कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं किया। सुई नहीं बनती थी, यहाँ जहाज बनने लग गया, और हिंदुस्तान की इकॉनमी को और हिंदुस्तान को लोग देख लें, हम चंद्रयान तक पहुँच गए। मोदी जी के आने के 2 महीने 3 महीने या 6 महीने बाद ही हमने चंद्रयान उतार दिया, तो कि 6 महीने में चंद्रयान उतर जाता, वो सालों की मेहनत थी। कितने बड़े बड़े IIM बनाए, कितने बड़े बड़े IIT बनाई। तो कांग्रेस सही है, ईवीएम लेके आई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इंडियन, अगर आज वही कांग्रेस उस पर प्रश्न उठा रही है तो निश्चित रूप से उनको, और कांग्रेस की हर बात तो इनको बुरी लगती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और ईवीएम इनको अच्छा लगता है कांग्रेस का लाया हुआ, तो कहीं ना कहीं ईवीएम के प्रति इनका कोई प्यार तो है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो है, तो उसी के ऊपर संदेह है। अच्छा नेताजी, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को मतलब मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से घटनाएं घट रही है, तो कांग्रेस कैसे देख रही है इस घटना को? देखिए, कांग्रेस ने कभी भी इस चीज़ का समर्थन नहीं किया, किसी भी धर्म के लोग के ऊपर इसका कभी समर्थन नहीं किया। परंतु मुझे बताइए, केंद्र सरकार का रुख कोई आया आज तक? केंद्र सरकार ने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया? कोई चीज़ बैन की? नहीं की। ठीक है, अगर वो किसी देश में ये हो रहा है तो बिल्कुल गलत है, और कांग्रेस बार बार इसके ऊपर मुद्दे पे, आप मुझे बताइए ये मुद्दा कहाँ डिस्कस होगा? ये मेरे और आपके बीच तो डिस्कस नहीं होगा, पार्लियामेंट में डिस्कस होगा। आपने पहली दफ़ा देखा होगा संसद में विपक्ष हंगामा करती थी, अब जो सत्ता पक्ष है, क्योंकि अडानी जी का मुद्दा वहाँ पर है या कई और मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, बांग्लादेश का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इसलिए जो सत्ता पक्ष है वो सदन नहीं चलने दे रहा। तो ये अजीब सा लोकतंत्र है, अजीब सा तरीका है, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं। हम जितना प्रयास कर सकते हैं एज ए विपक्षी दल हम करते हैं, जहां हम आवाज़ उठा सकते हैं वहाँ उठाते हैं, जहां तक अदालत आवाज़ तो उठा रहे हैं, RSS वाले भी उठा रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी खूब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस चीज़ का? हिंदुओं पर हो रहा है बस। तो हिंदुओं पे हो रहा है, तो अब तो सरकार RSS की है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है भाई, तो अब तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, आपकी सरकार है, आप वो पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप एक्शन लीजिए। कांग्रेस ने कब मना किया एक्शन लेने से? कांग्रेस ने तो कभी मना नहीं किया, और इस मामले में मैं समझता हूँ हमारे जितने भी नेता हैं वो 100% समर्थन में होंगे। आप कोई प्रस्ताव तो लाइए, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई प्रस्ताव आज तक तो आया नहीं।
तो ये सत्ता पक्ष को देखना है, और ये सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं, हिंदू के कितने पक्ष में हैं, ये सामने सामने आ रहा है। अच्छा नेताजी, आखिरी सवाल, जिस तरीके से वोट काटने की राजनीति हो रही है, अरविंद केजरीवाल लगातार सबूत के साथ चुनाव आयोग गए, इलेक्शन कमिश्नर से भी मिले, तो कैसे देखते हैं वोट काटा जा रहा है और भाजपा करे कि रोहिंग्याओं बांग्लादेशियों का वोट काटा जा रहा है? देखिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की जहाँ तक बात है, मेरा उसमें एक सीधा सीधा प्रश्न केंद्र सरकार से है। अगर ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी विदेशी हैं तो ये बॉर्डर पार करके कैसे आते हैं? वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी तो नहीं है। वो जिम्मेवारी जो है, वो सीधी सीधी जिम्मेवारी जो है केंद्र सरकार की है, सेना की है हमारी। तो वो बॉर्डर कैसे पार करते हैं? और बॉर्डर का कहाँ कौन से लगते हैं? बांग्लादेश के बॉर्डर, असम, बंगाल, मेघालय, उधर के बॉर्डर लगते हैं। वहाँ से दिल्ली तक कैसे पहुँच जाते हैं वो? और फिर दिल्ली में आके मुझे बताइए, उनको जो वोटर आईडी कार्ड मिलता है वो क्या राज्य सरकार इशू करती है? वो तो जो चुनाव आयोग इशू करता है। तो वो कैसे मिल रहा है, वो क्या कर रहा है? एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होगा। इसका एक समाधान होना चाहिए वाकई में। निश्चित रूप से भी अगर कोई अवैध रूप से रह रहा है, चाहे वो कोई भी है, वो नहीं रहना चाहिए। और जो हमारा हिंदुस्तान का कानून है अवैध रूप से रहने वाले के ऊपर, वो कानून लागू होना चाहिए। किसने रोका है? पर लागू कौन करेगा? जो सत्ता पक्ष में है वो लागू करेंगे ना। वो तो सिर्फ एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, वो किसी भी चीज़ समस्या का समाधान करना ही नहीं चाहते। आप बताइए ना मुझे, किस समस्या का समाधान? प्रदूषण पे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम ठोकते हैं। अरे भाई, 7 MP तो आपके भी हैं, 7 सांसद आपके हैं, उपराज्यपाल जी आपके हैं। प्रदर्शन करते रहते खंडेलवाल साहब, बड़े बड़े पुतले फूक रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायकों का। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, सिर्फ प्रदर्शन करते हैं, और उन पुतलों से भी तो प्रदूषण होगा। जो पुतले फूकते हैं उनसे भी तो प्रदूषण होगा। प्रदूषण मुक्त के लिए आप पुतले फूक रहे हैं और पुतलों से आप प्रदूषण कर रहे हैं। और आप कर क्या रहे हैं? आपका क्या योगदान है? केंद्र सरकार का क्या योगदान है पॉल्यूशन में? आप मुझे बताइए। सिर्फ प्रदर्शन करने के 7 विधायक, जो 7 सांसद हैं, लगातार सांसद दिल्ली जो है भाजपा को दे रही है, उन्होंने क्या योगदान है मुझे बताइए। एक भी योगदान बता दीजिए। खंडेलवाल जी शुरू में आए थे, जी मैं चौपाल लगाऊंगा, कितनी चौपाल लगी उसके बाद? एक बार लगाए थे शकरपुर में। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक बार लगाए ना, कितनी चौपाल? समस्याएं काफ़ी आई थी, मगर और समाधान कितना हुआ बताया उन्होंने? कितनी समस्याओं का समाधान? समस्याएं तो हैं ही, समाधान कितनों का हुआ मुझे ये तो बताइए, समाधान कितनों का हुआ? आज की तारीख में देखिए जायसवाल जी, राजनीति बदल गई है। 2014 के बाद जिस प्रकार से राजनीतिक दलों ने एक लोगों के साथ झूठ बोलना शुरू किया है, अपनी बात पे खरा उतरना नहीं शुरू किया, ये देश हित में नहीं है। राजनीति जरूर की जाए, राजनीति पहले भी होती थी, विपक्ष भी होता था, सत्ता पक्ष भी होती थी, पर इतनी गिरावट नहीं होती थी कि व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के प्रति जाना, जनता के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं होना, एक गलत। ये सब चलते चलते एक आखिरी सवाल और पूछ लेता हूँ, ये साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है आपके विधानसभा में और आसपास के क्षेत्रों में? वो तो आप मेरे से ज़्यादा घूमते हैं, हालत बहुत ख़राब है। ना सफाई व्यवस्था से ही पीड़ित हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कई तो कहते हैं कि ये जो लेंटर माफिया है ये बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अगर पहले किसी चीज़ के सपोज 1 रुपया दिया जाता तो अब 5 रुपये मांगने लगे हैं। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है ना। मैंने बिल्डरों के गोद में बैठे किसी ने मांगे। हाँ जी, अब तो अच्छा मकान नहीं बनाया भैया कोई आपने? मेरे पास तो ये फ्लैट है, तो मैं कहाँ से बनाऊंगा? कांग्रेस तो सेवा में लगी रहती है। अब मुझे नहीं पता लगता, लोग आते हैं राजनीति में। आप देखिए जितने आम आदमी पार्टी के रास्ते में जी। जितने आम आदमी पार्टी के विधायक हैं या काउंसलर हैं, जब उन्होंने राजनीति से पहले थे, उनका बैलेंस शीट देख लीजिए और आज देख लीजिए, आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि भ्रष्टाचार कौन है, भ्रष्टाचारी कौन है, भ्रष्टाचारी की परिभाषा क्या है। आप उठा के देख लीजिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उनका देख लीजिए, जो किराए के मकान में रहते थे वो मकान किराए पे देने लग गए, तो कैसे हो गई वो तरक्की? कैसे हो गया? कौन सा व्यापार कर रहे हैं? वो तो कहते हैं हम 24 घंटे राजनीति सेवा कर रहे हैं। कौन सा व्यापार कर रहे हैं? तो ये सब चल रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जनता देख रही है। और जब तक जनता का समर्थन जिसके साथ है, वो कहते हैं ना, जो जीता वो सिकंदर, तो ठीक है, चल रहा है। जो जीता वही सिकंदर। यही सब माहौल बनने वाला है चुनाव में और यही सब मुद्दे बनने वाले। हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता संजय बगरिया साहब। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।